ओके डियर, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉइल और ठीक है उसके स्टडी पार्ट में मीन्स उसके सॉइल प्रोफाइल के बारे में रीड आउट करा था. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉइल टेक्सचर. ओके, कि सॉइल होती कैसी है मीन्स soil texture depends mainly on the relative size of soil particles. You now know the soil particles produced as a result of weathering of rocks. हमें पता है कि जब rocks की weathering होती है, जब चट्टानें टूटती है तब जाके soil की formation होती है ना. फिर अब हम लोग कई बार देखते हैं बेटा कि soil के कुछ जो particles होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, लेकिन कुछ बार होते हैं बहुत पतले से होते हैं. ठीक है, कई बार तो इनविजिबल से भी होते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है ना. उसके जो पार्टिकल्स कई बार बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार काफी बड़े होते हैं. राइट, द बिगर कोर्स सॉइल पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज सैंड. ठीक है, कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं राइट उनको हम नाम देते हैं कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, और वो तो हम उसे नाम देते हैं सैंड का. ठीक है, आफ्टर दैट द स्मॉलर पार्टिकल्स दैट आर स्मूथ आर टर्म्ड एज क्ले. कि सॉइल के वो पार्टिकल्स जो स्मूथ होते हैं हम उन्हें नाम देते हैं क्ले का. The intermediate particles that are neither very rough or not too smooth are known as silt. कि ऐसे सॉइल के पार्टिकल ना वो ज्यादा रफ और ना ज्यादा वो स्मूथ है, तो हम उनको क्या नाम देते हैं सिल्ट का. So a mixture of soil particles and humus forms the soil. The soil also has living organisms like bacteria, roots of plants, insects and earthworm. ओके, तो सॉइल के अंदर बेटा ह्यूमस भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. और सॉइल के अंदर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया. ठीक है, फिर रूट्स ऑफ प्लांट्स की रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट्स जैसे, एंड अर्थवर्म्स. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, सॉइल का टेक्सचर वो है कैसी है. राइट, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड आउट करते हैं. कितनी कैटेगरीज में उसको डिवाइड आउट कर रहे हैं 3 कैटेगरीज में. राइट, फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल. इन 3 तरह की सॉइल्स के अंदर हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं. हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन. सैंडी सॉइल हैव सॉइल पार्टिकल्स दैट आर बिगर इन साइज. हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा कि ऐसी सॉइल जिसके पार्टिकल्स बड़े हैं, दैट इज नॉन एज द सैंडी सॉइल. सो इस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं. द लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम आर फिल्ड विद एयर. उनके बीच में भी स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी ज्यादा होता है. सच सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर एज वाटर कैन रिटेन ड्रेन आउट क्विकली थ्रू इट. कि जनरली अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ऐसे कि जो रेत होती है ना, चाहे रेगिस्तानी मिट्टी है जैसे राजस्थान के अंदर मिलती है, ये जो मटेरियल हमारे घरों को बनाने के लिए, हमारे ऑफिस के लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें हम लोग रेत का यूज़ करते हैं. तो हम उसमें देखिए बेटा वो जो रेत होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं. ठीक है, तो अगर हम उस मान लो एक रेत का ढेर लगा छोटा सा, हम इसको और एक पानी का जग फेंकते हैं तो वो फटाफट से वो जो पानी होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो रिटेन नहीं करेगा, वो रुकेगा नहीं. ओके, सो ऐसी सॉइल जो सैंडी सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली वाटर को रिटेन नहीं कर पाते हैं. रिटेन मतलब उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो पानी सारा सारा नीचे की तरफ को चला जाता है. तो नेक्स्ट वीडियो कि स्पीशीज बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स. सैंडी सॉइल नीड्स मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन फॉर सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ. अब बेटा कई बार जो रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पे अगर हमें फसलों को उगाना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे. क्यों? क्योंकि उसमें जो पानी है वो रिटेन हो ही नहीं पाता है. ओके, और प्लांट्स को प्रॉपरली पानी नहीं मिल पाएगा. Then second one is a clay soil. Have a higher proportion of fine and smooth soil particles. There is very little space between the soil particles. Such soil cannot retain air. अब ये जो क्लेई सॉइल है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं और बहुत छोटे छोटे से होते हैं. इसके जो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं और बहुत छोटे छोटे से होते हैं. उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी बहुत कम है, मतलब निग्लिजिबल है, हम ये मान के चलें. सच सॉइल कहते हैं रिटेन एयर. इनके बीच में एयर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, ये बहुत गीली सी होती है मिट्टी. इसमें जो पानी होता है ना वो एज सच रिटेन होता रहता है. जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कीचड़ होता है
है ना। तो कीचड़ में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, हम लोग उसके साथ कंसीडर कर सकते हैं क्ले सॉइल को, राइट। दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कॉज प्रॉब्लम लाइक वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे खेतों के अंदर हल चलाना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है बेटा, वो ठीक है, वहाँ पे जो प्रॉपर फसलें हैं वो भी ग्रो अप नहीं कर पाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज द लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। अब जैसे बेटा मिट्टी हमारे खेतों में पाई जाती है, जैसे आपके इर्द गिर्द जितने भी तरह के खेत हैं जहाँ पे हम डिफरेंट तरह की फसलों को उगा रहे हैं, मोस्टली जो हमारे एरिया की जो सॉइल है दैट इज द लोमी सॉइल। ओके, इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। अब ये बेटा इसके अंदर वाटर भी पार्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एयर भी। ओके, loamy soil has humus also. It is considered to be the best soil for the growing most of the crops. ओके, इसलिए लोमी सॉइल को बेस्ट सॉइल कंसीडर करा जाता है क्योंकि उसमें प्रॉपरली एयर भी प्रेजेंट होती है और जो प्रॉपर वाटर भी प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की डेवलप ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये तो थी बेटा 3 तरह की सॉइल। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे सॉइल कलर के बारे में। पीछे हम लोगों ने कवर करा सॉइल टेक्सचर के बारे में, नाउ वी डिस्कस द सॉइल कलर। It gives an indication of the soil condition that and some of its important properties. Soil colors differ due to the mineral content of their parent rock and the amount of organic matter in them. अब बेटा जो सॉइल का कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की पेरेंट रॉक के साथ बन के आई है और किस तरह के मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। इन सब चीज़ों के ऊपर। अब मिट्टी कई तरह की होती है, लोअर क्लासेस में या अभी भी कंटिन्यू जिस क्लास में 7 में तुम कंटिन्यू कर रहे हो, इस पर भी तुम्हें बेटा आपके एसएसटी के अंदर, जियोग्राफी के अंदर डिफरेंट सॉइल्स के बारे में तुम लोग स्टडी करते हो या लोअर क्लासेस में करके आए या हो सकता है तुम लोग अपनी हायर क्लासेस में पढ़ो। तो रेड, येलो और ब्राउन कलर्स आर यूजुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द सॉइल। अब लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या भूरे रंग की मिट्टी, है ना। तो ये सबकी सब कुछ डिफरेंट तरह की सॉइल्स हैं और ये डिपेंड करता है उनका कलर। आयरन ऑक्साइड ये एक मिनरल है, एक केमिकल है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर। डार्क कलर ऑफ सॉइल आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैं इस पैराग्राफ की ऑलरेडी तुम्हें डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर वाली लाइंस में कि जो कलर है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि किस तरीके के मिनरल्स और जो उसके अंदर कितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस present है, right? After that, soil structure. Anyone who has made a mud ball knows that soil particles have a tendency to stick together. हमें पता है बेटा कि जो हम कई तरह की मिट्टी होती है ना, जैसे रेत है, रेत की अगर मैं बॉल बनाना चाहूँ, उसको गोल गोल करना चाहूँ, या जैसे तुम लोग आर्ट में काम करते हो बेटा, अलग अलग तरह की वो जो हमें वो जो मिट्टी होती है चिकनी सी, या आर्ट एंड क्राफ्ट में बेटा आप लोग कई तरह की वो जो स्टैचूज बनाते हो, ठीक है। तो जैसे आपने बेटा जैसे गणेश भगवान की बनाते हैं, ठीक है, कई बार जो बनाते हैं तो वो अलग अलग देवताओं की, ठीक है, मतलब माता की, या कई तरह के भगवान, ये कई तरह के और कई स्टैचूज होते हैं, वो मिट्टी से ही बने जाते हैं ना। सो बेटा हमें ये पता चलता है कि हम लोग बहुत इजीली मिट्टी के साथ कई तरह के डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं, कई तरह के स्टैचूज बना सकते हैं, है ना। हमें पता है, इसका मतलब ये कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हम आपस में चिपक सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ रेत वाली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, क्या उससे ये सब पॉसिबल है? नहीं है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा कि हम सैंड सॉइल के साथ अगर उसकी बॉल बनाना चाहें तो नहीं बना पाते। ये सेकंड लाइन में मेंशन करा है इसमें इन्होंने कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है। ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ कि डू नॉट एडहेयर विद देम, ठीक है, वो स्टिक नहीं करते एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे क्ले के कर जाते हैं। ओके, क्योंकि जो क्ले होती है वो चिकनी मिट्टी होती है वो, तो उसके हम कई तरह के पार्टिकुलर, कई तरह का, जैसे कुम्हार होता है वो उससे बर्तन बनाते हैं, और भी कई तरह के पीपल होते हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, कई तरह के अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बना के और कई तरह के स्टैचूज बना के, है ना, खिलौने बना के, इन सब चीजों के साथ। सो लास्ट लाइन है कि क्ले सॉइल ऑन द अदर हैंड हैव द टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर, ठीक है। जो सैंडी सॉइल है वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को स्टिक नहीं करते, बट लेकिन जो हमारी क्ले सॉइल है उसके कर जाते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है सॉइल के कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
यस, नेक्स्ट भी दिया प्लास्टिसिटी है कोहिजन। प्लास्टिसिटी है कोहिजन, दोनों की डेफिनेशन बेटा इसमें लिखी हुई है, बहुत इजी है समझना भी, अच्छे से कवर करना है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पूछना भी है। और लेकिन कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ बेटा मैं, तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं पहुँचते हैं मेरे पास, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें मैं जो करवा रहा हूँ वो सारा समझ आ रहा है, बट इट्स नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, अकेला क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिपेंड मत रहो कि जो क्वेश्चन आंसर सर करवा रहे हैं बस वही वो है, हमें वही लर्न करना है, नहीं। जैसे रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ में करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये जो दो डेफिनेशन है, प्लास्टिसिटी और कोहेजन, दोनों की डेफिनेशन है और बहुत अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ में समझाया भी है। सो प्लीज read it carefully. Plasticity is a property that enables the moist soil to change its shape on application of the force and retain the shape even when the force is withdrawn. मतलब प्लास्टिसिटी सॉइल के पार्टिकल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम लोग जैसी शेप या जैसा डिजाइन उसका बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग बना सकते हैं जब हम उसके ऊपर, चाहे हम मशीन के साथ काम कर रहे हैं चाहे अपने हाथों के साथ कर रहे हैं। और जैसे हम लोगों ने उसके साथ काम किया उसके बाद अगर हम अपनी उस फोर्स को हटा देते हैं, उस मशीन से उसको निकाल देते हैं, अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं, तो उस डिज़ाइन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में, इस क्लास में कंटिन्यूटी में आप लोगों को मार्केट से वो सिंथेटिक मिट्टी सी मिल जाती है ना, तो उस मिट्टी के तुम लोग कई तरह के अलग अलग डिजाइन बना लेते हो अपने हाथों के साथ, है ना। कई तरह के कीड़े मकोड़े तुम लोग तैयार कर लेते हो, कई तरह के और बॉक्सेस बना लेते हो, बॉल्स बना लेते हो, है ना, तो छोटी छोटी बास्केट्स बना लेते हो, है ना, कई तरह के स्टैचूज तैयार कर लेते हो। तो इसी तरीके से वो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी सॉइल की। ओके, नेक्स्ट भी ऑन द बेसिस सैंडी सॉइल मे बी कंसीडर टू बी नॉन प्लास्टिक। जो सैंडी सॉइल है नॉन प्लास्टिक है क्योंकि उसके अंदर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एंड क्ले सॉइल भी प्लास्टिक क्योंकि वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करती है, उसके पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर इज नोन एज कोहेजन, कि अब एक ही तरह के पार्टिकल्स का आपस के साथ चिपक जाना क्या कहलाता है, कोहेजन। प्लास्टिक सॉइल्स आर कोहेसिव, प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन रिफ्लेक्ट कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल। अब बेटा जो प्लास्टिसिटी और जो कोहेजन वाली प्रॉपर्टी शो करती है डिफरेंट तरह की जो क्ले सॉइल है, तो उसके यूज करके हम लोग उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग उसके साथ कई तरह के क्ले के बर्तन बना सकते हैं, फ्लावर पोट्स बना सकते हैं और कई तरह के अच्छे अच्छे खिलौने बना सकते हैं और बना भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सॉइल डेंसिटी। अब बेटा कुछ मिट्टी होती है ना वो बहुत ज्यादा घनी होती है, उसका जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। कुछ ऐसी सॉइल है जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ दूर रहते हैं तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ये डेफिनेशन है, आपको इस स्टैंडर्ड तक यही पढ़ना है। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो रेगुलर क्लासेस के टाइम में मैं फिर से आपके साथ इस छोटी सी चीज को डिस्कस कर लूंगा, राइट। तो क्या है कि सॉइल हैविंग लार्ज पार्टिकल्स यूजुअली हैव हायर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी बड़ा थोड़ा सा क्या है, एक साइंस की भाषा में लिखा हुआ है, बट आपको मैं सिंपल तरीके से बता दूं तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सॉइल डेंसिटी मतलब कि सॉइल की जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा नजदीक है। जितने ज्यादा नजदीक होंगे वो मिट्टी उतनी ज्यादा भारी और घनी होगी, राइट। और जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा दूर होंगे, ठीक है, उसके बीच में ज्यादा स्पेस होगा, ऑब्वियसली उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, उसका जो घनत्व होगा, उसका घनापन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, ये जो साइंस की भाषा में यहाँ पे लिख सका है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम या वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसकी छोटी सी। अब 1 किलो का लोहे का पत्थर है और 1 किलो रुई है, वेट दोनों का बराबर है, बट लेकिन जो पत्थर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, छोटा होगा, लेकिन रुई का उस पत्थर से बहुत ज्यादा होगा 1 किलो में, है ना। तो इसमें अब डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पत्थर की, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है। नेक्स्ट इज द इनफिल्ट्रेशन रेट एंड परकोलेशन रेट। ठीक है, absorption of water by the soil depends on its filtration and percolation rate, कि सॉइल के अंदर वाटर कितना एब्जॉर्ब होता है कि उसके इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है क्या, सो इनफिल्ट्रेशन इज द रेट एट विच वाटर एंटर्स द सॉइल,
कि सॉइल के अंदर जैसे ही हमारी सॉइल का सरफेस है, ऊपर से बारिश हो रही है, हम लोग पानी गिरा रहे हैं, तो उस की स्पीड कितनी है कि वो अपने सॉइल सरफेस से नीचे की तरफ को एब्जॉर्ब हो जाए, कितनी स्पीड के साथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेट का मतलब है स्पीड। While percolation is a rate at which water moves through a soil. अब हम लोगों ने कल सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, ओ होरिजोन, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन, आर होरिजोन, हमने होरिजोन्स के बारे में पढ़ा। तो परकुलेशन का मतलब है कि उन होरिजोन से कैसे वो जो वाटर है वो एब्सॉर्ब होता जा रहा है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का है कि वो सरफेस से कैसे नीचे की तरफ आता है, और उसका परकोलेशन मतलब है कि जो डिफरेंट सॉइल हॉरिजोन है उनमें से कैसे कैसे पानी वो एब्सॉर्ब होता हुआ नीचे की तरफ हो जाता है। These are the key factors in determining the suitability of a soil for growing crops. These two factors also influence the formation of natural and wildlife habitats. Obviously बेटा कि जंगलों के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स तो एग्जिस्ट करेंगे अगर अच्छे खासा वहाँ पे मॉइस्चर होगा, उसके बाद वहाँ पे अच्छा खासा पानी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और दूसरी तरफ उनके हैबिटेट, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो ज्यादा ह्यूमिड एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे जिनको हल्का सा ड्राई चाहिए, कोई मॉडरेट में, वैसे हमारे कई तरह के एनिमल्स होते हैं, है ना। तो एनिमल्स में बेटा हमारे ये जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इसी में आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कोई ड्राई एरिया में रह रहा है, ठीक है, कोई हल्का से मॉडरेट एरिया में रह रहा है, कोई हाई ह्यूमिड एरिया में रह रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सारा का सारा उस सॉइल के अपने उस एरिया के और उस सॉइल की फर्टिलिटी के बेस पे। नेक्स्ट, सीमेंटेड एंड कंक्रीट फ्लोर्स कैन नॉट एब्सॉर्ब वाटर। ऑब्वियसली बेटा कि जो सीमेंटेड करा हुआ एरिया होता है उसमें वाटर एब्सॉर्प्शन नहीं होती है। वाटर कैन नॉट एंटर और मूव थ्रू सच एरिया, इन एरियाज के थ्रू, या मान लो हमारे घर के नजदीक है, हमारे घर के बाहर, ठीक है, या हमारी गली है, वो सीमेंटेड होती है ना, या उस पर सीमेंटेड टाइल्स बिछी है या सीमेंटेड किया हुआ एरिया होता है, बट वहां पे जो वाटर एब्सॉर्प्शन नहीं होती है क्योंकि उनमें वाटर एंटर नहीं कर सकता है। Next, soil type is very important in understanding the rate of absorption and retention of the soil. ठीक है, अब इसीलिए सॉइल को हम लोगों को कि उसकी कितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, कितना ज्यादा वो वाटर को रिटेंट करती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। तो हम लोग सैंडी सॉइल की बात करें तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी को होल्ड वो नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे क्लेई सॉइल है ना, उसका क्या है बेटा कि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो वाटर को क्या करके रखती है, रिटेन करके रखती है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सम सॉइल सच एज क्ले सॉइल टेक अप वाटर वेरी स्लोली एंड होल्ड इट वेल एंड ड्रेन वेल। Sandy soil absorb water well but not hold it well. They allow water to drain out quickly. Soil with high humus content like peat hold the water well and do not let it drain out very fast because of their high organic content. अब कई ऐसी जो चीजें बेटा, मैं वही बात आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्ले और सैंडी का एग्जांपल लेके, कि जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर जो वाटर है वो रिटेन नहीं हो पाता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन क्ले सॉइल में इसका वाइस वर्सा होता है, मतलब क्ले सॉइल के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी नहीं होता, वो बट उसको वो होल्ड करके रिटेन करके रखता है। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पैराग्राफ से बेटा आपको प्लास्टिसिटी क्या है, कोहेजन क्या है, सॉइल डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, परकोलेशन क्या है, इनफिल्ट्रेशन क्या है, ठीक है। और नीचे से जैसे आपको पूछा भी जा सकता है 1 मार्क्स का कि सैंडी सॉइल का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है क्ले सॉइल में, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा, सैंडी सॉइल के या क्ले सॉइल के। इस तरीके से छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यस, नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, राइट, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है और कैसे कैसे वो एग्जिस्ट करता है। सो composition of the soil depends upon the nature of parent rock and the quantity and the type of organic material. ये डिपेंड करता है कौन सी चट्टान के साथ वो बनी है, ठीक है, वहां पे कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, राइट, और किस तरह के मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अब द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर जनरली फाउंड इन सॉइल। अब कौन कौन सी चीजें जो बेटा वो सॉइल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ आ रहा है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स आल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ ए सॉइल। कि मोस्ट ऑफ जितना भी आपका इनऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के अंदर वो कहाँ से एग्जिस्ट करता है, जहां से वो पेरेंट रॉक से बने हैं,
और अगर हम लोग उस एरिया में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मिनरल कंटेंट है, इनऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, वो बढ़ जाएगा। सेकेंड इज ऑर्गेनिक मटेरियल और ह्यूमस। दिस इंक्लूड डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल एक्सक्रीट एंड रेजिड्यू ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, कि जितना भी एक्सक्रीट आउट या डेड प्लांट और एनिमल्स है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ह्यूमस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ऑब्वियसली यार, जिस जगह की नमी ज्यादा होगी वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट भी सॉइल वाटर। ऑब्वियसली बेटा सॉइल के अंदर वाटर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं, छोटे छोटे से स्पेस। तो उन स्पेस के अंदर जो हमारा वाटर है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज जनरली प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्लांट प्रोडक्टिविटी। डिफरेंट क्रॉप्स हाउएवर डिफरेंट इन इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको बहुत कम पानी की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना। तो इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है सारा। नेक्स्ट इज सॉइल लेयर। हमने अभी कहा कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करती है, एयर, खाली स्पेसिस के अंदर। ठीक है। जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी एयर का वो यूज कर लेते हैं। ठीक है। अपने प्लांट की जो प्लांट होते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे अगर वेल इरेटेड है, अच्छी एयर वहाँ पे प्रेजेंट, अच्छे स्पेसिस प्रेजेंट है, तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है। हेल्दी फॉर्म में वहाँ पे सारा कुछ एसोसिएट करेगा, है ना। सो दूसरी तरफ रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वैसे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो भी ब्रीदिंग आउट करते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये जो एयर है वो हेल्प करती है प्लांट्स की रूट्स में। अगर ये ना हो तो हमारे जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी जो रूट्स है वो एकदम से डेड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट है बेटा इसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। A variety of organisms are found in soil. They include microorganisms like bacteria, fungi, and algae. We know that most of the living organisms are present inside the soil, like bacteria. Maximum जो microorganisms होते हैं हमारे, जैसे bacteria, fungi और algae. राइट। तो ये था बेटा हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ आई होगी बेटा ये सारी बात। नेक्स्ट वीडियो, डू यू नो कि देयर आर 5000 to 7,000 स्पीसीज बैक्टीरिया इन 1 ग्राम ऑफ सॉइल। अगर मैं 1 ग्राम सॉइल ले लूँ, 1 ग्राम सॉइल ले लूँ, तो उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरिया और या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, 5000 से 7000 अलग अलग तरह के। ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है बेटा ये चीज सुनना। ओके। नेक्स्ट बेटा ये मैं पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो में हमारा लास्ट पैराग्राफ है, यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ना इसके आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ है आज की वीडियो में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इसका जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंसेक्टेड अर्थवॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म को जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज में गंडुए कहते हैं, हिंदी में इनको केंचुए कहते हैं, और कई तरह के इंसेक्ट, कई तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉइल के अंदर। अर्थवॉर्म आर आल्सो नोन एज द नेचर प्लोमेन। जो गंडोए होते हैं, जो अर्थवॉर्म होते हैं, उनको हम नाम भी देते हैं किसका, नेचर प्लोमेन का। ठीक है। क्यों? बिकॉज दे बोरो डीप बिलो द सरफेस कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल अलोंग द वे। वो क्या करते हैं बेटा कि जो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। मिट्टी के अंदर जो डिफरेंट तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो इनटेक करते हैं, और वहां से फिर वो क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, और फिर मिट्टी को वो क्या करते हैं कि जो भी उनकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मिनरल्स है, उनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है। तो वो मिनरल्स मुड़ के फिर से सॉइल में आ जाते हैं, जिनको प्लांट्स दोबारा यूज करते हैं। राइट। सो बेटा आज हम लोग यहीं तक इसको कवर करेंगे। बाकी का जो वर्क है वी कैन डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके। थैंक यू।